बाबूलाल मरांडी को उस वक्त 2000 में कब पता चला कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? अटल बिहारी वाजपेयी से क्या कुछ बात हुई? झारखंड अलग राज्य के समय जो कहानी थी, नॉन पॉलिटिकल बात, आज थोड़ा सा बताइए दर्शकों। तो बाबूलाल मरांडी को इस बात का मलाल होता है कि बेकार चले गए, बेकार जेबीएम बना। वो बोल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी की ही हार है बेरमो और दुमका में जिस तरह से हुई है, और वो 10 दिसंबर को बीजेपी से फिर से इस्तीफा देने वाले हैं। सही में हेमंत सोरेन कैसा काम कर रहे हैं, ये मतलब सवाल एकदम नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, क्योंकि अभिनेता प्रतिपक्ष की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता हैं। उम्मीद और सपनों से लबालब झारखंड ने अपने 20 साल के सफर को पूरा कर लिया है। झारखंड और विकास दोनों शब्द का जब एक साथ इस्तेमाल होता है तो एक शख्स का हमेशा जिक्र होता है। जी हां, बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ खुद बाबूलाल मरांडी हैं। आइए उनसे झारखंड अलग राज्य की कहानी को जानते हैं और समझते हैं। बाबूलाल जी, आप झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। आप जब मुख्यमंत्री थे, पद छोड़ते वक्त और आज की जो झारखंड की स्थिति है, दोनों में कितना अंतर? देखिए, इस अंतर तो विश्लेषण करना बहुत कठिन है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जिस वक्त अलग राज्य बना था और जिस रूप में हमें अलग राज्य मिला था, चूँकि हम बिहार से अलग हुए थे और उस समय जो बिहार की जो स्थिति थी, एक तो विकास यानी गांव तक सड़क, बिजली, सब का काफ़ी अभाव था, और दूसरा जो लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी बिगड़ा हुआ था। खास करके जो झारखंड क्षेत्र में जो उग्रवाद की समस्या एक बहुत बड़ी थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जैसे चतरा है, पलामू है, लातेहार, गढ़वा, ये सब जो जिला है, गिरिडीह का कुछ हिस्सा है, ऐसे जो सुदूर गांव में जो अच्छे किसान थे, जो खेती करते थे, वो उग्रवादियों के डर से गांव छोड़ करके पलायन कर चुके थे। तो ये कह सकते हैं कि बड़ा ही भयावह स्थिति था। जंगलों में उग्रवादियों ने अपने ठिकाना बना लिया था। उन लोगों ने एक क्या कहते हैं, बंकर भी लोगों ने बना डाला था, बड़ा सुरक्षित उन लोगों के लिए जगह। तो हमने ये कहा कि एक तो विकास भी नहीं था, रूरल कनेक्टिविटी की बहुत कमी थी। लेकिन जब राज्य बना तो इन क्षेत्रों में काम प्रारंभ हुआ काफ़ी तेज़ी से, और आज भी मैं कह सकता हूँ कि झारखंड के गाँव तक आप कनेक्टिविटी आप देख सकते हैं, रोड देख सकते हैं, पुल पुलिया देख सकते हैं, गाँव तक बिजली भी पहुँची है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ काम हुआ है, और उग्रवादी के क्षेत्र में भी काफ़ी लगाम लगी है। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस रूप में जो झारखंड अलग हुआ था बिहार से, उसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है। इसमें तो इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, करने को बहुत कुछ अभी भी बचा हुआ है। अच्छा, आपसे जब भी बात होती है तो ज़्यादातर पॉलिटिकल बात ही होती है। हम कोशिश करेंगे कि आज थोड़ी नॉन पॉलिटिकल बात हो। बाबूलाल मरांडी को उस वक्त 2000 में कब पता चला कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? अटल बिहारी वाजपेयी से क्या कुछ बात हुई? झारखंड अलग राज्य के समय जो कहानी थी, नॉन पॉलिटिकल बात, आज थोड़ा सा बताइए दर्शकों। देखिए, नॉन पॉलिटिकल तो इतना मैं कह सकता हूँ, जैसे एक तो जब झारखंड राज्य बन गया, उस समय देश के गृह मंत्री और देश के उप प्रधानमंत्री भी लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। पहले तो उन्होंने हमें बुलाया और हमसे उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि भाई, झारखंड की स्थापना कब किया जाए, किस तिथि से किया जाए। एक तो उन्होंने ये बातें हमसे पूछे, और दूसरे बात तो हमसे वो पूछे कि झारखंड के मुख्यमंत्री किन को बनाया जाए। ये दोनों बात आप ही से पूछी? हाँ, दोनों बात हमसे वो पूछे। और आज भी देश के जो उस समय के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री आज व्यक्ति मतलब है, इसलिए कोई ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि गलत बात। तो उन्होंने जो हमें पूछा, तो मैंने पहला तो उनको एक उत्तर दिया कि हम ये चाहते हैं कि 15 नवंबर, जो कि बिरसा मुंडा की जयंती है, तो हमें लगता है झारखंड राज्य बना है तो हम उसके नाम से समर्पित कर दें, और 15 नवंबर को ही झारखंड की स्थापना दिवस हो, और उसी दिन जो राज्य की घोषणा हो, नए मुख्यमंत्री शपथ ले। तो उन्होंने हमारी उस बात को मान लिया, कहा कि ठीक है।
दूसरी जो बातें थी तो मैंने दूसरी बातों पर उनको से कहा कि आप झारखंड क्षेत्र के जो विधायक हैं, उस समय 32 विधायक जीते हुए थे, तो हमने कहा कि आप उन विधायकों को यहाँ बुलवा लीजिए केंद्रीय अध्यक्ष को बोल करके, और फिर उन लोगों से इंडिविजुअल बारी बारी से लोग पूछ लें, और जिनके नाम लोग बोले कि उनको मुख्यमंत्री बना, फिर उन्हीं को हम लोग मुख्यमंत्री बना दें, क्योंकि उस समय भारत सरकार में मंत्री भी थे। फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने वही काम किया, राज्य के सभी विधायकों को बुलाया गया, 32 विधायक फिर वहाँ पहुँचे, और जो पार्टी के लीडर्स भी थे, और फिर सबों से इंडिविजुअल बातें हुई। और क्या बातें हुई मुझे पता नहीं, क्योंकि हम तो विधायक नहीं थे, हम तो भारत सरकार एमपी थे, भारत सरकार में मंत्री थे। तो उस समय तो ये सब पूछताछ हुई बातें, और हमें लगता है कुछ एक आध सप्ताह या कुछ दिनों के बाद प्रधानमंत्री के यहाँ से वहाँ ब्रजेश मिश्रा जी हुआ करते थे, उन्होंने हमें टेलीफोन किया वहाँ से, उन्हें कहा कि आपको रिज़ाइन देना है और झारखंड जाना है। उस वक्त आप थे कहाँ? उस समय हम दिल्ली में ही थे, क्योंकि हम भारत सरकार के मंत्री थे। तो फिर बताए, तो अब इसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि हमको क्यों रिज़ाइन देना है और क्या करना है, सब आप समझ गए? हाँ कुछ बात तो हम समझ गए, लेकिन उससे अधिक हमको पूछने उचित भी हम नहीं समझे। और फिर त्याग पत्र लिख करके फिर हम जा करके प्रधानमंत्री से मिले और उनको हम सौंप करके चले आए, और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि बोला कि जाओ बढ़िया से काम करो, बाकी इतना ही हो। कितने महीने पहले की बात है? नहीं, हमें लगता है वो एक आध महीने या 15-20 दिन पहले के ऐसे कुछ घटना, बिल्कुल एग्जैक्ट तो हम उतना तिथि वगैरह कुछ हम याद करके रखते नहीं हैं। तो इतनी बातें हुई, और इसके बाद फिर हम वहाँ से पटना चले आए, और फिर पटना से ट्रेन से फिर हमें याद है जसीडीह उतरे। और हाँ, अब स्वाभाविक है, जब हमने रिजाइन किया इसके बाद आए, तो इसके बाद तो हमें लगता है, पता नहीं अखबार में भी छापा है लेकिन नहीं छापा, लेकिन सारे लोगों को तो ये बातें हो गई। और इसके बाद हमें याद है कि पहली दफ़ा बुलेट प्रूफ गाड़ी में वहीं जसीडीह में बैठे थे। अच्छा। तो बिहार, उस समय तो बिहार चूँकि अलग तो हो ही गया, लेकिन वहाँ से गाड़ी भेज दी गई थी, और फिर उसी में बैठे, फिर बाय रोड ही फिर। अच्छा, उसी वक्त आप बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठे थे? हाँ, उसी वक्त बैठे थे वहाँ पहली बार, जब जसीडीह रेलवे स्टेशन उतरे तो फिर बीपी गाड़ी में बैठे, तो बोला कि नहीं आपके लिए भेजा गया है। तो फिर यही है, और बाकी तो आगे पूछेगा तो मैं बहुत कुछ नहीं बता सकता, याद भी नहीं है बहुत। अच्छा, जब सरकार बन गई, आपने शपथ लिया, जब पहली कैबिनेट की बैठक हो रही थी, तो उस वक्त आप लोगों ने जो कैबिनेट की बैठक में जितने लोग भी बैठे होंगे, कितने लोग एक साथ शपथ लिए? अब ये तो हमें याद नहीं है, लेकिन हमको लगता है करीब करीब लोगों ने। सभी ले लिए थे। तो कैबिनेट की जो पहली बैठक थी, उसमें क्या कुछ चर्चा हुआ था झारखंड को लेकर? चूंकि जब अलग राज्य होता है तो बहुत कुछ मन में रहता है कि ये करना है, वो करना देखिए, उस समय तो सामान्यतः कुछ जो औपचारिक काम होते हैं, इसलिए मैं अभी कुछ उस पर बता भी नहीं सकता हूँ क्या क्या हुई होगी, तो सब है। हल कुछ में। ऐसी बातें जो याद हो? नहीं, उस दिन की बैठक में तो कोई बहुत अधिक नहीं, जो सामान्य रूप से जो काम होता है, आगे जो करना होता है, जो गवर्नमेंट की, ये नहीं रोड मैप उस दिन कैसे बनेगी, क्योंकि हम तो शपथ लिया और पहली कैबिनेट में इतना सारे रोड मैप तो नहीं बन सकता है। जो सामान्य जो काम काज होता है जिसको बोलते हैं, तो उस सारे काम काज के लिए जो कुछ भी काम, मान लीजिए जैसे आप कुर्सी खरीदना है या टेबल खरीदना है, तो कहाँ से खरीदना है, क्या करना है, आखिर कैबिनेट नहीं निर्णय करेगी तो फिर कैसे खरीदेगी, उसकी तो जो कुछ भी तैयार तो कुछ करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सरकारी किसी मतलब गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, समझे पब्लिक की प्रॉपर्टी होती है। सरकार के जो मंत्रिमंडल होता है या तो एक प्रकार से कस्टोडियन होते हैं, क्योंकि हमें जनता को फिर हिसाब देना होता है कि हमने इस काम में ये खर्च किया, उस काम में ये खर्च हुआ, या फिर हम किस प्रकार से कोई चीज़ भी परचेज कर रहे हैं। हमने एक उदाहरण के लिए बता रहे, तो सामान्य जो एक पॉलिसी होती है, तो उसी पर जो कुछ भी निर्णय हुआ होगा उस दिन, और उससे अधिक कुछ नहीं था उसे। और फिर किनको कहाँ कहाँ पदस्थापित करना, जो चूँकि उस समय तो मान लो चीफ सेक्रेटरी थे और बाकी सेक्रेटरी थे, यही सब चीज़ें हुआ, तो बाकी सारे काम तो उसके बाद में शुरू हो गई है इसलिए।
अच्छा, आखिर क्या वजह है कि जब भी झारखंड और झारखंड में विकास का जिक्र होता है तो हर किसी की जुबां पे, चाहे पक्ष का कोई हो, विपक्ष का कोई हो, कोई आम व्यक्ति हो, किसी चाय की दुकान पे भी चर्चा कीजिए तो लोग कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी का जो कार्यकाल था उसमें जो कुछ भी काम हुआ आज तक नहीं हो पाया। इसकी क्या वजह है? बाबूलाल मरांडी खुद वजह है कि आपकी टीम अच्छी थी, या फिर कोई थिंक टैंक था जो आपको निर्देश देता था कि इस हिसाब से काम होनी चाहिए? नहीं, मैं ये कहूँगा कि काम करने के लिए तो मंत्रिमंडल भी होता है जो सहयोगी होते हैं, फिर अफसर भी होते हैं, और जो सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, वो सारे लोग भी होते हैं, और सबों का ही योगदान होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो राज्य के जो मुखिया होते हैं तो वो काम को कितनी प्रायोरिटी देते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सारे लोग हमें साथ देते थे, लेकिन हम थोड़ा सा अधिक उस पर मतलब मेहनत करते थे। मैं इस रूप में लोगों को कहा करता हूँ कि अगर कोई भी फैक्ट्री होती है या कोई भी मैंने संस्थान काम करता है तो संस्थान के जो प्रमुख होते हैं तो उनको सामान्य जो और लोग जो काम करते हैं उससे उनको 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचना होता है और 1 घंटा बाद वहाँ से जाना होता है, तभी फिर ऑफिस या उनका काम जो है ठीक प्रकार से चलेगा। ये सामान्य नियम है। नहीं तो पता चला कि कोई बड़े फैक्ट्री के कोई मालिक है और मालिक ही 11 बजे आता हो और उम्मीद करेगा कि नहीं 9 बजे हमारे सब कर्मचारी वहाँ पहुँच जाए, काम करने वाला बाकी लोग पहुँच जाए, तो ये शायद संभव नहीं हो सकता है। तो अगर उनको 9 बजे कर्मचारी पहुँचना है तो उनको तो 8 बजे वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा, और वो 4 बजे तक चाहते हैं लोग काम करें तो उनको कम से कम 5 बजे तक तो उनको रहना पड़ेगा। हाँ नहीं, बदले नहीं, यानी ये नियम है। तो आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा, आपको अधिक खटना पड़ेगा, तो फिर बाकी लोग भी काम करेंगे। तो उस वक्त चूँकि हम ये समझते थे, इस रूप में हम समझते थे, और इसलिए हम अपने से भी मेहनत करते थे। एक एक कामों की हम खुद को मॉनिटरिंग करते थे। यहाँ तक कि किसी सड़क की हमको शिकायतें आती थी वो ठीक नहीं बन रहा है तो दिन में थोड़ी सी भीड़ भाड़ के कारण दिक्कतें हो जाती थी, हम भी खुद नहीं देख पाते थे, हम ही को लोग देखने लग जाते थे। स्वाभाविक। हाँ, सड़क यात्रा भी करते याद है थे। कि जब आप थे मुख्यमंत्री तो उस समय हम लोग 8वीं 9वीं में थे, तो उस इलाके में, गोड्डा के इलाके में भी नहीं, सभी जगह हम सड़क यात्रा करते थे। हमने कहा कि जैसे कहीं से कोई काम शिकायत आ गई कि नहीं अमुक जगह बिल्डिंग बन रहा है लेकिन ख़राब बन रहा है, तो हम उसको ध्यान में रख लेते थे, डायरी में अपना नोट कर लेते थे। हम बताते भी नहीं थे अपने स्टाफ लोगों को। और जब उस जिला हम जाते थे तो फिर हम वहाँ पर पहुँच जाते थे ताकि हम उसको देख लेते थे। फिर संबंधित ठेकेदार है, इंजीनियर है, सबको बुलाते थे कि भाई ये देखो गड़बड़ है, आपने क्या करना है इस पर, इसको ठीक करो। तो ये सारे ऐसे सड़क ही काम रहा है तो लोग बोलते हैं नहीं सड़क ठीक से नहीं बन रहा है तो दिन में जाना हो मुश्किल है, देख नहीं पाएंगे, तो हम कोशिश करते थे कि रात में वहाँ चले। तो एक तो ये करते थे। फिर जैसे हमें मान लो दुमका हमको जाना है तो, या दुमका से देवघर भी आना है, तो कभी कभी हम क्या करते थे, हर समय तो नहीं लेकिन कभी कभी जैसे दुमका में हेलीकॉप्टर से उतरे और बाई रोड हम चल दिए देवघर तक। तो बाय रोड जाने से इतना ही मेरा मकसद होता था कि रास्ते में 2-4 ब्लॉक या हॉस्पिटल में घुस जाते थे बिना कोई पूर्व सूचना के, बिना आवश्यक के सर में सिक्योरिटी के साथ घुस जाना। तो उससे क्या हो गया कि बाद में हम देखें कि अफसर या कर्मचारी लोग रहने लगे, स्वास्थ्य केंद्रों में भी लोग रहने लगे और ब्लॉक में भी लोग रहने लगे। शुरू में कई जगहों हमें सस्पेंड करना पड़ा लोगों को थोड़ा सा कि भाई ऐसा कैसे काम चलेगा। तो इसलिए हमने बोला कि ऐसा नहीं कि जैसे गिरिडीह से हमको धनबाद आना है, एक बार हम बता रहे हैं कि गिरिडीह से हम धनबाद चले बाई रोड। जमाने में जो नायक फिल्म आया उस टाइप से नायक, हम नायक फिल्म तो उस समय देखे भी नहीं थे, लेकिन हमारा ये था कि क्या होगा, तो हम गिरिडीह से धनबाद चले बाई रोड। इसके बाद टुंडी में जा कर के हम ब्लॉक घुस गए। हम देखे कि कुछ महिलाएं बच्चों को लेकर के ऐसे ही बरामदा में लोग लेटे हुए हैं। उन्हें पूछा क्या मामला है, तो बताया कि नहीं हम सब लोग आ रहे हैं कि इंदिरा आवास उस समय बनता था कि उसके पैसा लेने। हम बोले कि तुम लोग यहाँ सोए, तो बोले नहीं कोई वीडियो है नहीं, क्योंकि हम कोई सूचना करके तो जा नहीं रहे थे, तो इसलिए कोई तो था नहीं। तो हम बोले कहाँ वीडियो है जी, तो फिर लोग बताया कि नहीं वो तो मीटिंग में गया हुआ है। हम देखे कि अच्छा मीटिंग में गया, चलो कोई बात। ये हम पूछे तुम लोग कितनी बार आए हो, तो बोला कि 3 बार हम लोग आए। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, तो फिर हमने डांटा उठा, फिर हमने कहा कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए अफसरों के ऊपर ऐसे बार बार क्यों। तो बाद में जब हम रांची आए
तो हमने बनाया कि इतना बार दौरा नहीं कराना है कि भाई जो इंदिरा आवास में जो भी पैसा मिलता है उसको 2 पार्ट में दिया जाए। एक पार्ट में तो संभव नहीं था क्योंकि उतना पैसा रहता नहीं है सरकार के खजाने में। तो हमने कहा कि 2 पार्ट में दिया जाए ताकि बहुत लोगों को घूमना ना पड़े। और फिर हमने कहा कि ब्लॉक आने की क्या ज़रूरत है, ब्लॉक के अफसर है जिसके पास गाड़ियाँ हैं खुद, तो खुद जा करके देख भी ले कि हाँ साहब उनका घर बना हुआ है, बिल्डिंग है, बाकी सारी चीज़ें बन रहा है। तो ये सब काम करते रहते थे। फिर रास्ते में हम आए तो एक जगह पुल बन रहा था, तो फिर पुलिया बन रहा था, वहाँ रुक के फिर रैजा लोगों से हम पूछे कि क्या कितना मिलता है मजदूरी। और इसलिए पूछे कि जो कि विधानसभा में अब तो नहीं रहे, वो महेंद्र सिंह विधायक थे, तो बार बार आवाज़ उठाते थे कि भाई सरकार बाकी मजदूरी क्या दिला पाएगी बाहर से, जब सरकारी कामों में भी मजदूरी जो तय है सरकार की ओर से वो भी नहीं दे पाती है। तो मुझे इस बात की बहुत तकलीफ़ होता था कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है निज़ाम में। उसके बाद फिर हमने वहाँ गाड़ी रोक करके जो काम कर रहे थे रेजा कुली, तो हमने पूछा कितना मजदूरी मिलता है, तो बताया लोगों ने, तो जो रेट जो फिक्स्ड था मजदूरी का तो उससे कम मिल रहा था, लोगों ने बताया। तो फिर हमने कहा कि ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके बाद जो ये इंस्पेक्टर होता है श्रम विभाग के, बोले कि इनके ऊपर, लेबर इंस्पेक्टर, उनके ऊपर भी होना चाहिए, इंजीनियर के ऊपर भी, आखिर इन लोगों का काम है ये सब देखना। इसके बाद कार्रवाई हुई। संजोग ऐसा था कि वो जो ठेकेदार थे वो हमारे पार्टी के ही कोई रिलेशन में लगते थे, वो लोग बहुत पैरवी करने आए, बोले यार ये तो नहीं हो सकता है शुभ, इस प्रकार की गलत करोगे। तो मैं इसलिए इतनी बात बता रहा था कि तब कहीं कुछ सुधार दिखता है, मतलब और नहीं तो फिर आप खाली ऑफिस में देखेंगे तो सब अटेंडेंट्स आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे उसी दिन की घटना बताते हैं, तो फिर वहाँ हॉस्पिटल हम गए टुंडी में, तो हम पूछे कि वे डॉक्टर लोग कहाँ, सबका अटेंडेंस बना हुआ था। तो लोगों ने बोला कि नहीं यहाँ तो नहीं है, वो लोग उप केंद्र में ड्यूटी कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। मुझे लगा कि बड़ा है, तो मेरे पास उस समय, अब वो भी नहीं है, झा जी मर गए, वीरेंद्र झा हुआ करते थे मेरे साथ एक पीए। तो फिर उनको हमने बोला कि ऐसा करो, और थानेदार को बोले इनको ले जाओ उस विद्यालय, देखो कि वहाँ डॉक्टर है कि नहीं। डॉक्टर तो वहाँ थे नहीं, जाके आया कि वहाँ कोई नहीं है सर। हम बोले कि यहाँ के जो इंचार्ज है हॉस्पिटल के, उसको भी और उस डॉक्टर को भी सस्पेंड करो। ये लोग बड़ा चलाक थे, एडवांस अटेंडेंस बना करके रख देता था। अब बोला कि नहीं नहीं नहीं, वो तो ड्यूटी में है लेकिन वहाँ गए हुए हैं, ऐसा। मैं हमको लगा कि बड़ा, तो हमने कहा कि जब इतना आप करेंगे तब उनको समझ में आता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं छोड़ने वाला है सीएम। इस सब में खाली ड्राइंग रूम में ही रिव्यू नहीं करेंगे डेवलपमेंट का, वो फील्ड में भी जा कर के देखेंगे। तो इसलिए जो काम हुआ, तो मैं समझता हूँ कि शायद इसलिए लोगों को याद होता होगा कि अभी भी कि नहीं नहीं साहब उस समय उन्होंने काम किया था। तो ईमानदारी से काम करने की हमने कोशिश की थी कि ताकि काम हो, ये हमारी हर हमेशा कोशिश रहती है। अच्छा, अभी हाल के दिनों में आपका एक बयान भी सुर्खियों में रहा, हालांकि ये नॉन पॉलिटिकल ही सवाल है, सिर्फ आपका जिक्र पॉलिटिकली कर रहे हैं, कि आपने कहा कि झारखंड की लड़ाई में सिर्फ शिबू सोरेन का योगदान नहीं था। अक्सर ये सवाल उठता है, आखिर क्या लगता है कि कितने ऐसे नाम हैं जो छुपे रह गए, उभर कर सामने नहीं आ पाए, जो झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े थे मजबूर? देखिए, नाम तो आप सबका नाम बता भी नहीं सकते, किसी के बस के बात में नहीं, वो तो फिर जो रिसर्च करेगा वो लोग करेंगे। लेकिन मोटा मोटी जो हम सब लोग जानते हैं, जो झारखंड आंदोलन अलग राज्य की जो लड़ाई लोग लड़े, तो स्वतंत्रता के बाद से ही उसी समय से शुरू हुई। और जयपाल सिंह मुंडा जो बड़ा स्कॉलर थे, जो विदेश में पढ़ाई लिखाई किए, हॉकी के भी कैप्टन रहे, और उस समय जो भारत को गोल्ड मेडल मिला था इस सब में, और फिर वो भारत आए, पॉलिटिक्स में आए, फिर उनका एक लंबा कहानी है। तो कहने का अर्थ है कि अगर झारखंड राज्य की नींव तो उन लोगों ने डाली, और उस समय बिहार विधानसभा में अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी थे, सुशील कुमार बागे थे, यहाँ एनी होरो हाल फिल्म उनका देहांत हुआ, तो ये सारे लोग थे उस समय। उसके बाद में भी काफ़ी श्रृंखला है, संथाल परगना में कुछ शिबू मुर्मू थे, कुंजीराम थे, तो ये सारे लोग थे। 70 के दशक के बाद शिबू सोरेन की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए मैं इतना ही कहा करता हूँ कि भाई आप ये जो कहते हैं कि इन्हीं के आंदोलन के कारण अलग राज्य बना, तो मैं समझता हूँ ये गलत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी है, हम लोगों ने लड़ाई लड़े हैं, काफ़ी आंदोलन हम लोगों ने की है। लेकिन हम लोग झारखंड उस समय नहीं बोलते थे, वन अंचल बोलते थे।
तो हमने इसलिए लोगों से कहते हैं कि भाई ये जो लोग इस प्रकार से ख्यापित करते हैं, स्थापित करते हैं कि नहीं नहीं यही लड़े बाकी लोग अन्य नहीं लड़े, तो ये गलत है। आखिर जो इतनी लंबाई लोग लड़े और बिहार विधानसभा में अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी रहा जयपाल सिंह का और झारखंड पार्टी का उस समय, तो अगर हम उनको एकदम खारिज कर दें और कहें कि नहीं यही लड़े और यही राज को बनाया, तो हमने कहा कि ये तो गलत है। राज अगर बनने की जहाँ तक सवाल है तो राज तो बीजेपी ने बनाई, राज तो एनडीए सरकार में बनी, राज तो अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय बना। हम इतनी ही बातें कहते हैं कि भाई हम उनको क्यों, हम इतिहास के पन्नों से उसको हम बाहर कर रहे हैं। जिन्होंने जो अलग राज्य के लिए, झारखंड के लिए जो लड़ाई लड़ा, वो तो दुनिया उस बात को जानती है। संविधान सभा में भी वो व्यक्ति रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं उस समय। तो ऐसा नहीं है कि वो उस समय या पहले कोई लोग लड़ा नहीं था। यानी क्या कहते हैं, शिबू सोरेन से 30-35 साल पहले ही मतलब झारखंड के लिए लोग लड़ाई लड़े थे, मजबूती से लड़े थे और विधायक भी काफ़ी लोग जीते हैं। तभी बिहार विधानसभा पोजीशन में रहे। हमको लगता है 32 सीट उस समय जीते हैं। तो इसलिए इसी बात को मैं कहता हूँ। अच्छा, क्योंकि बात नॉन पॉलिटिकली ही हो रही है, छोटा सा जो कार्यकाल रहा बहुत कुछ काम हुआ, विकास मॉडल के तौर पे देखा जाता है आपके कार्यकाल को, क्यों आखिर फिर पद छोड़ना पड़ा? क्योंकि ये बात भी जाननी बहुत ज़रूरी है, बहुत तरह की बातें निकल गई। देखिए, पद छोड़ना पड़ा कि बहुत पुरानी हो गई, मुझे लगता है उस बात को चूँकि बहुत बार दोहरा चुके हैं। अपने ही जो सहयोगी साथी थे तो उन लोगों की कुछ नाराज़गी थी और नाराज़गी उस क्लाइमेक्स पर पहुंच गया, तो मुझे लगा कि अब हमको त्यागपत्र देना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को बार बार कहते थे कि भाई हम कोई समझौता कर ले, मान ले, तो हम लोगों को कहते थे एक शब्द जो गांव में कहावत है, बुढ़िया की मरने का डर नहीं, यानी मरना तो एक दिन है ही, लेकिन जम के परखने का डर है। अभी हम ये नहीं चाहते हैं, अगर भाई सरकार की एक अथॉरिटी होती है काम करने की, अगर कोई गलत सलत अगर सीएम से कोई समझौता करा ले तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि हम अपने लिए कभी भी राजनीति नहीं किए। और मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि हम उस पाठशाला से पढ़ करके हम आए हैं पॉलिटिक्स में, कि हमने हर हमेशा समझा है कि भाई सबसे पहले देश है, उसके बाद पार्टी है, उसके बाद व्यक्ति है। और कोई अगर हमें कहे कि सत्ता में आए तो पहले हम अपने बारे में चिंता करें, तब पार्टी के बारे में, उसके बाद हम देश के बारे में, बोले ये तो नहीं हो सकता है। अब दो ही अवस्था है, या तो वहाँ लड़े या फिर वहाँ से हम हट जाएं या समझौता करें। तो लड़के तो नहीं रह सकते थे, दो ही स्थिति थी, या तो समझौता करना था या फिर छोड़ना था। तो मुझे लगा कि अलग होकर पार्टी बनाए, फिर लड़े, और फिर अभी आप इस चुनाव के बाद अब बीजेपी में शामिल हो गए। तो बाबूलाल मरांडी को इस बात का मलाल होता है कि बेकार चले गए, बेकार जेवीएम बना लिया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा क्या है, मैंने कहा कि जो लंबी समय तक हम कहीं गए तो नहीं थे। कहीं गए, आप कहते हैं कि किसी और पार्टी में हम चले गए, तो हम तो नहीं गए थे कहीं। हमने जो लंबी समय तक बाहर में रह करके हमने ये समझने की कोशिश की, और भी लोगों को भी समझने की कोशिश की कि भाई कैसे क्या लोग काम करते हैं, कहाँ क्या स्थिति है। और फिर झारखंड को भी और अधिक समझने की कोशिश की। शायद सत्ता में थे तो उतनी हम नहीं जानते थे, कि उतनी अधिक हम घूमे नहीं थे। लेकिन ये जो 13-14 साल का जो पीरियड रहा, तो मैं कह सकता हूँ कि झारखंड की लगभग जो प्रमुख जो समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं से हम बिल्कुल रूबरू हुए, जिसको नज़दीक से हमने देखा, उन लोगों के साथ रह कर के मैंने देखा, उसको मैंने अनुभव किया। तो आज मैं कह सकता हूँ कि अगर अवसर मिलेगा, तो जिस दिन हमें अवसर मिलेगा दूसरे दिन से ही वो सब काम आप धरती पर दिखाई पड़ेगा कि हाँ काम हो रहा है। अवसर मिलेगा मतलब उस पद पर? हाँ, मतलब काम करने का अगर जनता ने मुझे अवसर दिया जिस दिन भी, तो फिर हम उसको काम करके दिखाएंगे। तो ये मैं एक प्रकार से कहता हूँ कि ये जो 12, 13, 14 साल का जो भी समय रहा है, तो एक हमारे लिए एक साधना का ही काल रहा है। इसलिए उसको मैं इस रूप में नहीं देखता, और हमको इससे कोई तकलीफ भी नहीं कि नहीं साहब हमसे बड़ा गलती होगी। अरे जीवन में गलती क्या होता है ऐसा में। अच्छा, अभी हाल में इरफान अंसारी का एक बयान है, उसी से जुड़ा हुआ आपसे पूछ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी की ही हार है बेरमो और दुमका में जिस तरह से हुई है, और वो 10 दिसंबर को बीजेपी से फिर से इस्तीफा देने वाले हैं। सही में? अब ये तो
उन्हीं से पूछे भाई, हम उनकी बातों पर क्या बोलते हैं, हमें ही क्या, हमको लगता है राज्य की जनता भी कोई गंभीर से नहीं लेते, क्योंकि उस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि चुनाव में लोकतंत्र में हार और जीत तो होता ही है ना। हार में हम कोई हतोत्साहित होते हैं, ना जीत में कोई बहुत उत्साहित होते हैं, क्योंकि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ जनता की है। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता के बीच हम जाते हैं। पहले भी कई चुनाव हमारे हैं। जब हम चुनाव 1991 से प्रारंभ किए थे पार्टी में, जब पहली दफ़ा 1990 में आए तो 91 में पहला लोकसभा चुनाव दुमका से लड़े तो हार गए, लेकिन हम दुमका छोड़े नहीं। 1996 में फिर हम दुमका से चुनाव लड़े, उस समय भी हार गए। उस समय हमारे जो केंद्र के लीडर थे या प्रदेश के भी जो लीडर थे, अब नहीं है इस धरती में, कैलाशपति मिश्र, सारे लोगों ने हमको कहा कि नहीं क्षेत्र आप बदल दीजिए, तो हमने कहा कि नहीं कैलाश जी, मैं क्षेत्र नहीं बदल सकता हूँ। उस समय अश्विनी कुमार जी भी थे, तो बोला कि आप बदल दीजिए कोई दूसरा जगह। कार्यकर्ता ही बोलते रहते थे यहाँ से लड़ो वहाँ से लड़ो, तो कहा कि आप क्यों इतना जिद लगाए। हमने कि देखो अगर हम बदल देंगे तो फिर लोगों को लगेगा वहाँ से नहीं जीता तो यहाँ चला के दौड़ के आ गया। हम बोले चुनाव अगर हमें लड़ना है तो फिर यहीं से लड़ेंगे, जब तक हम यहाँ नहीं हराएंगे सामने वालों को, यहाँ से हम नहीं जीतेंगे, तब तक हम इस सीट को हम छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे तो यहीं पर। तो फिर दोनों ने कहा कि नहीं नहीं आपको फिर हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। इसके बाद हम वहीं पर डट के लड़े और फिर 98-99 हम जीते भी। और उसके बाद की भी आपने देखा होगा, जब हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाए तो 6 में, तो 6 में हम लड़े। उस समय तो हम अकेले चले थे, तो रिक्स था, जनता ने हमें साथ दिया तो जीताया, निर्दलीय समझो लड़े थे। फिर 9 में चुनाव लड़ करके जीते। फिर 14 में क्या हुआ कि हमारा था कि नहीं चलो फिर एक बार हम दुमका जा करके लड़ते हैं, तो दुमका से फिर हम लड़े तो नहीं जीत पाए। तब तक देश में मोदी जी का पदार्पण हो गया। अब स्वाभाविक है कि मोदी जी का जो एक पूरे देश में एक चेहरा था, गुजरात में जो उन्होंने काम किया था उनको हम नज़दीक से जानते हैं। गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो हम कई दफ़ा वहाँ गए थे, उनके कार्यक्रमों में हमें बुलाए थे वो। तो उनकी जो काम करने की शैली है, मेहनत करने की, और देश में जो किया था, तो उस समय उस हवा में फिर हम टिक नहीं पाए। तो दुमका में जितने उम्मीद किए थे, लेकिन वोट हमें काफ़ी आई थी, 1.5 लाख से अधिक, 1,56,57,000 वोट वहाँ के लोगों ने दिया था। फिर 19 के चुनाव में पार्लियामेंट भी वही हुआ, लड़े तो कोडरमा से, लेकिन जिस प्रकार से जो देश की माहौल या परिस्थिति या मोदी जी के प्रति लोगों की जो एक क्या बोलते हैं जन सैलाब कह सकते हैं, लोगों की उमड़ा था, जो कभी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। और जितनी अधिक वोटों से उस कोडरमा क्षेत्र में बीजेपी जीती, तो मैं सोच भी नहीं सकता, हमें नहीं क्या बल्कि वहाँ के बीजेपी के लोग भी उस बात को नहीं सोच सकते थे इतनी वोट से जीत होगी। तो उस समय हारे, तो हम क्या करते, सब होता है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। तो जो लोग सोचता होगा कि चुनाव हार गए तो ये भागेंगे, ऐसा क्या है यार। चुनाव हारने और जीतना तो ये डेमोक्रेसी में रहेगा ही हार हमेशा। अगर जो व्यक्ति ये सोचता है हार और जीत से हतोत्साहित होता है, इसका मतलब वो अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। जब समाज के लिए राजनीति कर रहे हैं तो फिर डबल उत्साह से फिर काम करते हैं कि चलो भाई इस समय इतना पहुँचे। अगर वहाँ आप देखें दोनों विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया। हम लोग तो मैं बार बार कहता हूँ, नेता क्या करते हैं, जा कर के मोटिवेट करना पब्लिक को भी और वर्कर को भी। लेकिन हम समझते हैं जिस ढंग से बेरमो में भी वर्कर ने काम किया, दुमका में भी लोग काम किया, हमारे पास भी जितना उपलब्ध समय था उसका हमने भी लगाए ईमानदारी से। तो मैं कह सकता हूँ कार्यकर्ता ने जिस ढंग से काम किया तो वोट की भी बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं हुई है। और उन लोगों का भी जीत की मार्जिन है वो कम हुआ। तो हम समझते हैं कि अब अगला ये दूसरा बार जब चुनाव आएगा जनरल, उन सारे सीटों में आप देखेंगे वो सब सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली है। अब उससे वो लोग सब परेशान हो गए और अपने हिसाब से लोग सोचते हैं कि शायद बहुत लोगों को हम सुनते हैं कि चुनाव हारते हैं तो रोने लग जाते हैं, तो बड़ा अपसेट हो जाते हैं। हमने यार हम तो इतना चुनाव लड़ते रहे, आप लोग देखे होंगे चुनाव हारे और सामने प्रेस वालों से ही बात करते हैं। ये सब क्या है, डेमोक्रेसी है। यही तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, हारो जीतो और काम करो जनता के लिए। अच्छा, एक सवाल, हेमंत सोरेन कैसा काम कर रहे हैं, ये मतलब सवाल एकदम नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, क्योंकि अभी नेता प्रतिपक्ष की आप लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता हैं। पहली बात तो कहूँगा कि आप जो कहेंगे कि नॉन पॉलिटिकल तो इसमें हो ही भी नहीं सकता। और मैं पॉलिटिकल भी नहीं कहता हूँ, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने से पहले इसी आवास में आए थे और आपने आशीर्वाद भी दिया। हाँ ठीक है, आशीर्वाद तो देखिए मैं एक बात कहूँगा कि ऐसे उम्र में भी छोटे हैं तो स्वाभाविक है, कोई छोटे उम्र होते हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं।
तो आदमी उम्मीद करता है कि अच्छे काम करेंगे। लेकिन ये जो 9-10 महीनों का जो कालखंड है इसके, अब तो 1 साल होने को ही चला, नवंबर भी आना है, तो मैं कह सकता हूँ काफ़ी राज्य की जनता को इन्होंने निराश किया। ठीक है, कोरोना के काल में काम के अभाव है, लेकिन सामान्य जो लॉ एंड ऑर्डर ठीक होनी चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होनी चाहिए, तो एकदम खुलेआम दिख रहा है। अब तो लगता ही नहीं कि भाई ये शासन कौन चला रहा है, प्रशासन कौन चला रहा है। जिस ढंग से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है और जिस ढंग से चारों तरफ जिसको बोलते हैं लूट मची हुई है, मैं यही शब्द प्रयोग करता हूँ। पॉलिटिकल नहीं, अगर पॉलिटिक्स में नहीं भी रहते तब भी मैं इस बात को बोलता हूँ उसी अंदाज में। और हम कह रहे हैं कि रोज़ लोग बताते हैं। बीजेपी में नहीं रहते फिर भी बोलते हैं। अरे बीजेपी में रहने क्या, एक नागरिक भी, आज मैं कह रहा हूँ किसी से भी आप पूछिए, अब तो सोशल मीडिया में पैसा लेते हुए, ट्रक से वसूल करते हुए रोज़ वायरल होता है। अब इसका क्या मतलब है? जिस प्रकार से अफसरों को हटाया जाता है, बिठाया जाता है, तो उसे साफ होता है, सब चर्चाएं होती है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई इन 10 महीनों में हेमंत सोरेन जी ने राज्य की जनता को बड़ी निराश किया है।